हेलो गाइस, वेलकम टू ट्यूटरकुल। आज हम आगे का सॉल्व पेपर करेंगे। हम पिछले वीडियो में 5 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके थे। अब हम आगे बढ़ेंगे। हमें ये पेपर कौन सा सॉल्व कर रहे हैं? जेईई मेंस सॉल्यूशन 8 जनवरी शिफ्ट 1 का 2020 का पेपर। ठीक है, ये हम मैथ सेक्शन का पेपर सॉल्व करेंगे। ओके, हमारा ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमको कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू 3x स्क्वायर प्लस 2 अपॉन 7x स्क्वायर प्लस 2 होल टू द पावर 1/x स्क्वायर। मुझे इस चीज़ की क्या लिमिट निकालनी है। तो पहले तो आप ये फाइंड करो कि फॉर्म कौन सा बन रहा है। तो x टेंडिंग टू 0 है ना, तो इसमें x0 डालोगे तो क्या बनेगा? ये 2/2 1 और ऊपर क्या रहेगा? इन्फिनिटी। तो ये फॉर्म क्या बन रहा है? 1 रेज़ टू पावर इन्फिनिटी का। तो आपको पता होगा कि अगर a रेज़ टू पावर b लिमिट x टेंडिंग टू 0 है और ये f ऑफ x और g ऑफ x ले लो। इसको एक काम करो, इस चीज़ को f ऑफ x और g ऑफ x ले लो। तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 f ऑफ x टू द पावर g ऑफ x, ये क्या बन रहा है आपका? 1 टू द पावर इन्फिनिटी का अगर फॉर्म बनता है तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? इसको बोल सकता हूँ e टू द पावर लिमिट x टेंडिंग टू 0 f ऑफ x माइनस 1 इंटू g ऑफ x हो जाता है। ये चीज़ हम एल हॉस्पिटल रूल से प्रूव कर सकते हैं, लेकिन ये एक लिमिट आपको फाइंड करना है। ये फॉर्म स्टैंडर्ड फॉर्म है 1 टू द पावर इन्फिनिटी, इसका ये फॉर्मूला रहता है। आपको याद रहना चाहिए ये चीज़, लेकिन अगर आपको याद नहीं है तो आप इसको एल हॉस्पिटल से भी प्रूव कर सकते हो। ठीक है, अब वही चीज़ हम इधर लगा देंगे। ये फॉर्म क्या है इसका? 1 टू द पावर इन्फिनिटी में इसमें एफ ऑफ एक्स क्या रह जाएगा मेरा? ये वाला। और जी ऑफ एक्स क्या रहेगा? ये वाला। तो इसको बोल सकता हूँ क्या, इस चीज़ की लिमिट क्या हो जाएगी मेरे? ई टू द पावर लिमिट x टेंडिंग टू 0, ये f ऑफ x क्या है? ये वाला। तो f ऑफ x 3x स्क्वायर प्लस 2 बाई 7x स्क्वायर प्लस 2, ये तो हो गया आपका f ऑफ x माइनस 1 इंटू जी ऑफ एक्स। जी ऑफ एक्स कितना आपका? 1/x स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या बोल सकते हो? लिमिट x टेंडिंग टू 0 e टू द पावर लिमिट x टेंडिंग टू 0, इधर एलसीएम लूंगा तो नीचे क्या आएगा? 7x स्क्वायर प्लस 2, ऊपर क्या आएगा मेरा? 3x स्क्वायर प्लस 2 माइनस 7x स्क्वायर माइनस 2। यहाँ से 2 कैंसिल हो जाएगा और बचेगा कितना मेरा? माइनस 4x स्क्वायर इंटू 1/x स्क्वायर इधर है। तो इसको क्या बोल सकता हूँ? e टू द पावर लिमिट x टेंडिंग टू 0, ये कितना रहेगा? 3x स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर, कितना बचेगा? माइनस 4x स्क्वायर डिवाइडेड बाय नीचे कितना रहेगा? 7x स्क्वायर प्लस 2 इंटू माइनस इंटू 1/x स्क्वायर, माइनस नहीं रहेगा प्लस रहेगा। तो देखो x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना मेरा? माइनस 4। तो यहाँ से क्या लिख सकता हूँ? e टू द पावर लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस 4/7x स्क्वायर प्लस 2। अब यहाँ पे x में सब्स्टिट्यूट कर दूंगा इसमें, तो ये नीचे कितना रहेगा? 2 और ऊपर कितना रहेगा? माइनस 4। तो e टू द पावर कितना रहेगा? माइनस 4/2, यानी कि e टू द पावर माइनस 2। ठीक है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 1/e स्क्वायर। तो मेरे लिमिट का वैल्यू कितना आ जाएगा? 1/e स्क्वायर। तो कौन सा ऑप्शन रहेगा मेरा करेक्ट? फोर्थ ऑप्शन। क्लियर है? ऑप्शन में क्या बोला है कि लेट 2 पॉइंट्स भी, एक पॉइंट ये दिया है, दूसरा पॉइंट ये दिया है। अब मुझे क्या बोला है? एक तीसरा पॉइंट है ये, सच दैट जो ट्रायंगल रहेगा तीनों पॉइंट से वो बनेगा, उसका जो एरिया रहेगा वो 5 स्क्वायर यूनिट्स रहेगा। ठीक है, और मुझे क्या बोला है? इट लाइज ऑन द लाइन, ये लाइन में जो ये पॉइंट है x डैश कॉमा y डैश, वो क्या है? इस लाइन पे लाई कर रहे हैं। तो मुझे लैम्डा की पॉसिबल वैल्यू बतानी है। तो देखो, अगर आप कभी आपको 3 पॉइंट दिए हैं, ये है a पॉइंट, ये है b पॉइंट और ये आप c पॉइंट मान लीजिए अभी, x डैश कॉमा y डैश। ठीक है, a पॉइंट का क्या दिया है आपको? 1 माइनस 1 कोऑर्डिनेट, b पॉइंट का कितना दिया? 0,2। तो ठीक है, अब देखो जब भी अपन 3 पॉइंट्स का एरिया निकालना है तो आप ना फॉर्मूला कौन सा यूज करते थे? अगर दो वेक्टर आपको सपोज a वेक्टर और b वेक्टर गिवन है, दो वेक्टर, तो आपको दो वेक्टर के अगर एरिया फाइंड करने रहते थे तो कैसे करते थे आप? 1/2 a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर का मैग्नीट्यूड, है ना, मैग्नीट्यूड। लेकिन यहाँ पे आपको वेक्टर तो दिए नहीं है, लेकिन हम वेक्टर बना सकते हैं। कैसे? हम किसी भी पॉइंट को ओरिजिन मान लेते हैं, वहां से हम वेक्टर बना के उन दोनों का एरिया निकाल सकते हैं ऐसे। इसका ना एक स्टैंडर्ड डिटर्मिनेंट फॉर्म भी रहता है। वो डिटर्मिनेंट फॉर्म क्या रहता है? इससे हम बोल सकते हैं एरिया इज इक्वल्स टू हाफ इंटू डिटर्मिनेंट फॉर्म क्या रहता है आपका? इसका जो भी कोऑर्डिनेट है 1, -1, जैसे सपोज कोऑर्डिनेट है तो आप क्या कर दो, उसको 1,
-1 कोऑर्डिनेट यहाँ पे डाल दो और जो 0,2 है वो कोऑर्डिनेट यहाँ डाल दो, तीसरा कोऑर्डिनेट x डैश कॉमा y डैश यहाँ पे डाल दो, ठीक है। और जो आपके आई जे के रहते थे ना, आप डिटरमिनेंट जब a क्रॉस b का निकालते थे जब वेक्टर फॉर्म में आई जे के रहता था ना, लेकिन यहाँ पे आपको वेक्टर फॉर्म में नहीं निकालना, आपको मैटर क्या करता है, सिर्फ मैग्नीट्यूड। तो वो चीज़ आप ना यहाँ पे 1 1 1 डाल देते हो। आपको अगर मैग्नीट्यूड चाहिए तो आप आई जे कैप की जगह 1 1 1 भी डाल सकते हो। तो यहाँ से आपका क्या डायरेक्ट मैग्नीट्यूड आएगा एरिया का। अब देखो इस एरिया का हमको क्वेश्चन में कितना दिया है यूनिट, कितना रहेगा इसका वैल्यू 5 स्क्वायर यूनिट्स, यानी 5 यूनिट स्क्वायर। तो देखो ऐसा एक क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, एरिया अगर 5 स्क्वायर यूनिट्स दिया है तो एरिया ना हम हमेशा मैग्नीट्यूड लेते हैं एरिया की, तो इसकी वैल्यू पॉसिबल वैल्यू ना mod 5 रहता है, यानी इसका वैल्यू रहेगा +5 भी हो सकता है और -5 भी हो सकता है इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू। लेकिन जब हम एरिया लिखते हैं तो हम उस वैल्यू का क्या ले लेते हैं, मॉड। तो मैं बोल सकता हूँ कि जो ये डिटर्मिनेंट है कौन सा, 1 -1 1 0 2 1 x डैश y डैश और 1, ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू दो पॉसिबल है, कौन सी, प्लस माइनस, ये 2 को मैं इधर ले देता हूँ तो कितना हो जाएगा 10, ठीक है। अब इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करते हैं। डिटरमिनेंट को सॉल्व कैसे करेंगे, 1 × 2 माइनस वाई डैश, ठीक है। इधर क्या रहेगा -1, तो माइनस ऑफ -1 +1, और ये तो हो जाएगा 0 -x1, 0 -x1, ठीक है। अब इधर क्या रहेगा मेरा +1, और इधर कितना बचेगा, ये तो फिर से 0 हो जाएगा, बचेगा कितना मेरा -2x डैश, ठीक है। ये इक्वल टू क्या होना चाहिए मेरा, ±10। यहाँ से क्या बोल सकता हूँ, ये हो जाएगा 2 मेरा, ये हो जाएगा मेरा y डैश, ये हो जाएगा मेरा -x डैश, ये कितना हो जाएगा 2x डैश, ये कितना होगा मेरा +-10, ठीक है। तो यहाँ से क्या लिख सकता हूँ मैं, यहाँ से लिख सकता हूँ कि 2 x डैश -3x डैश y डैश इक्वल टू क्या आएगा, +-10। तो दो केस बनेंगे। पहले केस में आप मान के चलो कि ये +10 होगा, तो उस केस में क्या लिख सकता हूँ, उस केस में लिख सकता हूँ कि उस केस में इक्वेशन क्या हो जाएगी, 3x डैश प्लस y डैश कितना हो जाएगा, उस केस में हो जाएगा प्लस, इधर रहेगा 10 ले रहा हूँ, +10 इधर ले रहा हूँ, 2 इधर लूंगा तो कितना बचेगा, +8 बचेगा, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, इधर लाऊंगा तो ये हो जाएगा -8, ठीक है। और दूसरा एक केस क्या बनेगा मेरा, जब मैं इसको -10 ले लूँ, -10 लूंगा तो इधर आएगा तो ये कितना होगा, +10, तो 2 + 10 कितना हो जाएगा 12, और बाकी चीज़ इधर लाऊंगा तो क्या लिख सकता हूँ, 3x डैश प्लस y डैश इक्वल टू कितना होगा, 2 + 10 यानी कि 12, ठीक है। तो आपकी दो इक्वेशन कौन सी आ रही है, एक तो आपकी ये इक्वेशन आ रही है, एक इक्वेशन कौन सी आ रही है ये, और आपको स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन कौन सी दी हुई है, आपको स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन दी है कि 3x + y इक्वल टू 4 लैम्डा है, ये इक्वेशन आपको स्ट्रेट लाइन की दी है। इस पे कौन सा पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है मेरा, x डैश y डैश। तो आप x डैश y डैश इस स्ट्रेट लाइन में डालोगे तो क्या लिख सकता हूँ, 3x डैश प्लस y डैश इक्वल टू 4 लैम्डा, ये आपकी क्या आ जाएगी इक्वेशन। आप इनको और इन दोनों इक्वेशन को इस इक्वेशन से कंपेयर कर सकते हो। अगर आप इस इक्वेशन को इससे कंपेयर करोगे तो क्या लिख सकते हो, 4 लैम्डा क्या होगा आपका -8, है ना। और अगर आप इसको इससे कंपेयर करोगे तो क्या लिखोगे आप, 4 लैम्डा क्या होगा आपका 12। तो लैम्डा की दो वैल्यूज क्या आएंगी, यहाँ से लैम्डा की वैल्यू आएगी -2, यहाँ से लैम्डा की वैल्यू आएगी क्या 3। तो हम चूज कौन से करेंगे, जो ऑप्शन में हमको अवेलेबल है। हमको -2 ऑप्शन में दिया नहीं, हमको लैम्डा की 3 की वैल्यू दी हुई है, क्योंकि ये सिंगल चॉइस है तो हम हमारा आंसर क्या रहेगा, लैम्डा इक्वल टू 3, तो ऑप्शन 3 करेक्ट रहेगा। क्लियर है। में क्या बोला है, हमको बोला है कि मीन और स्टैंडर्ड डिविएशन है S और D, ठीक है। और वो मैं कितने ऑब्जर्वेशंस के लिए ले रहा हूँ, 10 ऑब्जर्वेशंस के लिए मीन और स्टैंडर्ड डिविएशन ले रहा हूँ, और वो मेरा आ रहा है इनिशियली मीन आ रहा है मेरा कितना, ऐसा बोलो कि मीन मेरा इनिशियली आ रहा है कितना 20, और जो स्टैंडर्ड डिविएशन आ रहा है वो मेरा इनिशियल कितना आ रहा है 2, ठीक है। अभी मुझे क्या बोला है कि ये जो 10 ऑब्जर्वेशन थी, 10 नंबर थे जो मेरे, कोई भी एक नंबर मान लो अभी के लिए कि A, ठीक है। तो A नंबर था ना, मैं उसको क्या कर रहा था, मैं क्या कर रहा हूँ, P से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और Q से सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ। तो ऐसे जैसे A B C D सब नंबर है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, A इंटू P माइनस Q कर रहा हूँ, B इंटू P माइनस Q कर रहा हूँ, C इंटू P माइनस Q कर रहा हूँ, ऐसा कर रहा हूँ, ठीक है। और मुझे बोला है कि P एंड Q नॉट इक्वल टू 0 है। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, एक नया मेरे 10 ऑब्जर्वेशन बनेंगे, मैं इन 10 नए ऑब्जर्वेशन की मीन निकालूंगा तो वेरियंस निकालूंगा, तो वो क्या है, नई मीन और नई वेरियंस बनेगी। तो
नई मीन क्या मान लेता हूँ मैं, x1 डैश है, और जो नया डिवीजन है उसको मैं d डैश मान लेता हूँ। ठीक है, तो जो मेरा नया मीन और नया डिविएंस बनेगा वो मुझे दिया है क्या, कि जो x1 डैश है वो कितना दिया है, x डैश का हाफ, और जो d डैश है वो कितना दिया है आपको, d का हाफ। ठीक है, अब मुझे क्या बोला है, इस इंफॉर्मेशन की मदद से आप क्या निकालो, मुझे p और q की वैल्यू निकालो। नहीं, मुझे सिर्फ q निकालना है, तो मुझे सिर्फ q की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अब हम कैसे करेंगे, देखो आपको पता होगा कि जब मेरा एक नंबर x है, मेरा x क्या हो रहा है, x डैश नंबर मान लेता हूँ कि न्यू नंबर, अगर मैं ये जो इनिशियल नंबर अगर x था, तो मेरा जो न्यू नंबर x डैश है वो कैसे बन रहा है, a इंटू एक्स माइनस पी बन रहा है ना। तो देखो मैं अगर इसमें मीन ले लेता हूँ, तो मीन लेने के लिए क्या करता हूँ, मैं x डैश का मीन लूंगा इज इक्वल टू मैं ए एक्स माइनस पी का मीन के बराबर ले सकता हूँ, है ना। अब ये पार्ट क्या है, कांस्टेंट, तो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, ए एक्स का मीन माइनस पी, कांस्टेंट रहता है तो वो बाहर आ जाता है ना। अब देखो इधर ये ए क्या है, अगेन मेरा सॉरी यहाँ पे ये आपका p से मल्टीप्लाई हो रहा है, सॉरी ये p से मल्टीप्लाई हो रहा है, q से सब्ट्रैक्ट हो रहा है। तो ये आपका जो x डैश है वो क्या है, आपका x डैश है आपका p इंटू एक्स माइनस क्यू है। तो जो x डैश का मीन रहेगा वो कितना रहेगा आपका, p x माइनस क्यू का मीन, और q मेरा क्योंकि क्या है, कांस्टेंट है, तो मैं इसको मीन के बाहर ले सकता हूँ, तो क्या लिख सकता हूँ, p x माइनस क्यू। ठीक है, अब देखो p फिर से कांस्टेंट है, तो इसको अगेन मैं मीन के बाहर ले सकता हूँ, क्या बोल सकता हूँ, p इंटू एक्स ऑफ मीन माइनस क्यू। क्लियर है, तो मेरा जो x डैश यानी कि जो नया मीन है वो क्या क्या बन गया, यहाँ से पुराना मीन था उसको p से मल्टीप्लाई करो माइनस क्यू। क्लियर है, अब मैं यहाँ से क्या बोल सकता हूँ, मुझे जो पुराना मीन दिया है वो उसकी वैल्यू कितनी दी है, 20, तो क्या बोल सकते हो यहाँ से मैं, ये हो जाएगा 20 इंटू पी माइनस क्यू। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, x डैश, और मुझे x डैश क्या दिया है कि वो क्या है, उसकी वैल्यू x डैश बाय x मीन बाय 2, x मीन की वैल्यू कितनी है 20, तो इसको 20 बाय 2 लिख सकता हूँ यानी कि 10, तो ये क्या वैल्यू हो गई 10, तो ये मेरी वन इक्वेशन के आगे 20p माइनस क्यू इक्वल टू 10। ठीक है, ऐसी सिमिलरली अब मैं वेरिएंस की बात करूंगा, जो मेरा नया मतलब डेविएशन की बात करूंगा, जो मेरा नया डेविएशन है d डैश, वो क्या है मेरा d बाई 2, तो d पुराना कितना था आपका 2, उसको 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा आपका 1, तो जो नया मेरा स्टैंडर्ड डेविएशन आया वो कितना है 1। ठीक है, अब देखो मैं ऐसी कॉमन टर्म में अगर डेविएशन बोलूं, जो मेरा डेविएशन पूरा नया वाला आएगा उसको क्या करना पड़ेगा, मुझे नया नंबर का p से मल्टीप्लिकेशन माइनस क्यू रहेगा। लेकिन आपको पता होगा कि डेविएशन का अगर मैं यहाँ पे कोई भी चीज़ सब्ट्रैक्ट है ऐड करूँ, कांस्टेंट कोई भी सब्ट्रैक्ट है ऐड करूँ, तो उसका डेविएशन में क्या कोई फर्क नहीं पड़ता है। और अगर किसी कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करूं, तो अगर मैं जो नया डेविएशन लगाऊंगा वो सिंपली क्या होगा, वो जो कांस्टेंट मल्टीप्लाई किया इनटू पुराना डेविएंस, तो मैं यहां से बोल सकता हूं d डैश मेरा क्या होगा p इंटू डी। ठीक है, और ये p कितना है मेरा, यहाँ से मुझे पता नहीं है, लेकिन मुझे d पता है, d कितना है मेरा 2, तो ये क्या लिख सकता हूँ मैं, d डैश कितना हो जाएगा 2p, और यहाँ से d डैश की वैल्यू मुझे पता है कितनी है, d डैश की वैल्यू, d डैश की वैल्यू 1 है, तो 1 यहाँ से लिख सकता हूँ। तो यहाँ से p कितना आ गया मेरा, p आ गया हाफ, तो मुझे p की वैल्यू पता चल गई यहाँ से। लेकिन मुझे फाइंड क्या करना था, q, तो कैसे फाइंड करूंगा, मैं p की वैल्यू 1 में सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, तो क्या लिख सकता हूँ 20 इंटू p कितना है मेरा हाफ माइनस q इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 10, तो यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, ये चीज़ कितनी हो जाएगी मेरी, ये हो जाएगी 10 माइनस क्यू इज इक्वल टू 10। क्लियर है, अब देखो यहाँ पे फर्क कहाँ पे आया हमारा, यहाँ पे q की वैल्यू 0 आनी चाहिए थी, है ना, लेकिन ऑप्शन में हमारे q की वैल्यू 0 तो दी नहीं है, तो हमारा चेंज कहाँ पे आएगा, हमारा चेंज यहाँ पे आएगा कि जब हमने डिविएंस जो स्टैंडर्ड डिविएशन है वो डिफाइन किया था, तो जब हमने स्टैंडर्ड डिविएशन डिफाइन किया था तो स्टैंडर्ड डिविएशन हमेशा हम क्या लेते हैं, मॉड लेते हैं, तो जब ये जो मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं ना, इस पर हम इसका क्या करेंगे, मॉड करेंगे, मतलब कि जो पहले इनिशियली डिविएशन दिया था तो उसका ये प्लस माइनस हो सकता है डिविएशन, क्योंकि पॉजिटिव भी जा सकता है नेगेटिव भी जा सकता है, तो जब मैं किसी कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करता हूं तो जो नया डिविएशन आता है ना, तो वो उसका प्लस भी हो सकता है और उसका माइनस भी हो सकता है। तो जो यहाँ से p का वैल्यू आया था हाफ, ये एक्चुअली हाफ p का वैल्यू नहीं आएगा, ये आपका मॉड p का वैल्यू आएगा। तो इससे दो केस बनेंगे, कैसे, एक p का वैल्यू हाफ भी हो सकता है और दूसरा p का वैल्यू क्या हो सकता है,
माइनस हाफ भी हो सकता है। तो आपने ये देखा जब p का वैल्यू हाफ होता है तो मेरा q कैसा आता है। लेकिन अभी एक और केस बनाना पड़ेगा कि जब p का वैल्यू मेरा माइनस हाफ होता है तो मेरा q का कितना आएगा। उसको कैसे करेंगे, 20 इंटू माइनस हाफ इधर डाल दूंगा तो ये कितना होगा 20 इंटू माइनस हाफ माइनस q इक्वल टू 10। तो यहाँ से कट के कितना हो जाएगा ये 10, तो माइनस 10 माइनस q इक्वल टू 10। तो q का वैल्यू कितना आ जाएगा मेरा यहाँ से -20। तो q के मेरे दो वैल्यू बनेंगे, एक तो आएगा -20, एक होगा 0। तो -20 मेरा ऑप्शन में है, तो मेरा आंसर कौन सा रहेगा इसका, 1 ऑप्शन। क्लियर है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है कि y इक्वल टू वाई एक्स इज अ सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। हमको डिफरेंशियल इक्वेशन बोली है और हमका उसको सॉल्यूशन बोला है क्या है, y इक्वल टू वाई एक्स है, और हमको मॉड x बोला गया है कि वो 1 से छोटा रहेगा। ठीक है, अब मुझे क्या बोला है कि एक मुझे पॉइंट दिया है कि जब x हाफ रहेगा तो y की वैल्यू कितनी होगी, √3/2। मुझे फाइंड क्या करना है, जब x -1/√2 रहेगा तो मुझे y की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो ये कैसे करेंगे, हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या दी है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट इंटू dy/dx प्लस 1 माइनस वाई स्क्वायर का, ये 1 माइनस है, 1 माइनस वाई स्क्वायर का अंडर रूट, 1 माइनस वाई स्क्वायर का अंडर रूट इज इक्वल टू 0। ऐसे हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालना चाहे तो हम क्या इन्फ्लुएंस फैक्टर लगा सकते हैं, लेकिन उससे थोड़ा लेंथी हो जाएगा। देखो इसका एक शॉर्टकट है, आप शॉर्टकट की तरह यूज़ कर सकते हो। आप क्या कर सकते हो, आप ये जो 1 माइनस वाई स्क्वायर है वो आप पूरे एक्सप्रेशन में डिवाइड कर दो, और जो 1 माइनस एक्स स्क्वायर है आप उसको भी डिवाइड कर दो। क्योंकि मेरा क्या मॉड एक्स 1 से छोटा है, यानी ये चीज़ 0 नहीं होगी मेरी, तो मैं क्या कर सकता हूँ, इन दोनों को डिवाइड कर सकता हूँ। तो क्या लिख सकता हूँ मैं इधर से, dy/dx, यहाँ से मॉड अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर दोनों डिवीजन कर रहा हूँ। तो यहाँ पे कितना बचेगा मेरा, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर बचेगा, और इधर क्या बचेगा मेरा, 1 बाय अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर बचेगा, है ना। और मैं क्या कर रहा हूँ, dx ऊपर मल्टीप्लाई कर देता हूँ सब जगह, तो कितना लिख सकता हूँ इसको, dy/1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस dx/1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। देखो आप इस तरीके इसको ना इसकी जगह आप इन्फ्लुएंस फैक्टर का जो आप बेसिक्स से पढ़ते आ रहे हो वो भी कर सकते हो, लेकिन यहाँ से क्या एकदम शॉर्ट बन जाता है हमारा। तो मैं इसका क्या कर देता हूँ, डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर देता हूँ। डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर बोल सकते हो दोनों साइड, कि दोनों साइड इंटीग्रेशन कर दो, तो यहाँ पे भी इंटीग्रेशन ऑफ 0 कितना होगा, 0 ही होगा। ठीक है, अब देखो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये क्या बन जाएगा हमारा एक्सप्रेशन, साइन इनवर्स वाई। ये साइन इनवर्स बाई बन जाएगा ना, क्योंकि साइन इनवर्स वाई का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 बाय अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा मेरा, इसका इंटीग्रेशन लिखेंगे तो साइन इनवर्स ऑफ वाई प्लस साइन इनवर्स ऑफ एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, 0। लेकिन यहाँ पे ये याद रखना कि आपने ये इंडेफिनिट इंटीग्रेशन भी कर रहे हो, तो यहाँ पे एक मेरा कांस्टेंट भी आएगा, तो उसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि साइन इनवर्स ऑफ वाई प्लस साइन इनवर्स ऑफ एक्स कितना है, कांस्टेंट। ये आपका क्या आ गया है, डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, अब c का वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, c का वैल्यू ऐसे फाइंड करेंगे कि मुझे पता है कि जब x हाफ है तब मेरा y का वैल्यू कितना था, √3/2। यानी कि जब मैं साइन इनवर्स ऑफ √3/2 प्लस साइन इनवर्स ऑफ 1/2 निकालूंगा तो यहाँ से मेरा c का वैल्यू आ जाएगा। तो c का वैल्यू कैसे निकालूंगा, साइन इनवर्स की रेंज कहाँ से कहाँ तक होती है, -π/2 से π/2 तक। तो √3/2 साइन इनवर्स का वैल्यू कितना होगा, इसका वैल्यू होगा आपका π/3। ठीक है, और साइन इनवर्स हाफ का कितना होगा आपका, π/6। तो इन दोनों का सम करूंगा तो कितना आ गया मेरा, यहाँ से c का वैल्यू π/2। ठीक है, तो c का वैल्यू कितना आ गया मेरा, π/2। तो मेरी इक्वेशन क्या बन जाएगी, मेरी इक्वेशन बन जाएगी साइन इनवर्स y प्लस साइन इनवर्स x इक्वल टू कितना हो जाएगा मेरा, π/2। ये इक्वेशन मेरी बन गई फाइनली। ठीक है, अब मुझे क्या फाइंड करना है, मुझे फाइंड करना है कि जब x होगा मेरा कितना, -½ तो मेरा y का वैल्यू कितना होगा, मुझे ये फाइंड करना है। तो इसमें क्या कर देते हैं हम, y को तो ऐसे का ऐसा डाल देते हैं, और x को आप क्या डाल देते हो, साइन इनवर्स -1/√2 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये π/2। तो मैंने आपको क्या बोला था, साइन इनवर्स की रेंज कहाँ से कहाँ तक होती है, -π/2 से π/2 तक। तो जब मैं इसकी वैल्यू निकालूंगा तो ये कितना होगा मेरा, माइनस ऑफ साइन इनवर्स 1/√2। तो साइन इनवर्स ऑफ 1/√2 की वैल्यू कुछ स्टैंडर्ड है आपको पता है क्या,
हाँ बिल्कुल पता है, कितना होता है 45 डिग्री यानी कि π/4। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी -π/4। तो यहाँ से क्या लिख सकता हूँ कि साइन इनवर्स y कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका -π/4, ये हो जाएगा आपका π/2। तो यहाँ से क्या लिख सकते हो आप, साइन इनवर्स y कितना हो जाएगा आपका π/2 प्लस π/4, है ना। तो इसको क्या लिख सकते हो आप, 3π/4 लिख सकते हो। ठीक है, तो यानी कि आपका साइन इनवर्स y कितना है 3π/4, तो y आपका कितना है साइन ऑफ 3π/4। तो ये कितना हो जाएगा, ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है हमारा, पॉजिटिव। तो साइन जब पॉजिटिव होता है तो इसका वैल्यू क्या लिख सकता हूँ, साइन π/4 के बराबर यानी कि 1/√2। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, जब x -1/√2 है तो y कितना हो जाएगा 1/√2। तो आपका ऑप्शन वैल्यू, ऑप्शन कौन सा रहेगा, 2 करेक्ट। क्लियर है। क्वेश्चन में क्या बोला है कि एक इक्वेशन दिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² + bx + 45 = 0। इसके मुझे बोलने हैं कि दो रूट्स होंगे, लेकिन वो दोनों रूट्स क्या है, कॉम्प्लेक्स रूट्स हैं, यानी कि वो क्या किस फॉर्म में रहेंगे, a + i b के फॉर्म में। और मुझे बोला है कि वो सेटिस्फाई करते हैं क्या इक्वेशन, z + 1 = 2√10। ठीक है, अब आप एक काम करो, हमको क्या बोले, कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स रूट। तो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अगर रूट होते हैं, अगर मैं एक रूट को मान लूँ अल्फा प्लस आयोटा बीटा, तो मेरा जो दूसरा रूट रहेगा वो क्या रहेगा, कॉन्जुगेट रहेगा, यानी अल्फा माइनस आयोटा बीटा रहेगा। ये क्लियर है। तो मेरे जो दो रूट्स मैं मान के चल रहा हूँ इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्या है, एक अल्फा प्लस आयोटा बीटा है, एक क्या है अल्फा माइनस आयोटा बीटा है। तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि अगर मैं सम ऑफ रूट्स लूँ, सम ऑफ रूट्स यानी कि अल्फा प्लस आयोटा बीटा प्लस अल्फा माइनस आयोटा बीटा, तो ये कितना हो जाएगा मेरा -b/a। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर मैं x² प्लस ax² प्लस bx प्लस c = 0 में बोलूँ तो सम ऑफ रूट्स कितना होता है मेरा -b/a। यहाँ पे b कितना है, b के बराबर ही है, तो मैं इसको बोल सकता हूँ -b/a कितना है मेरा 1। तो बोल सकता हूँ क्या -b। यहाँ पे क्या आयोटा b कैंसिल हो जाएगा। तो मेरा यहाँ से क्या है कि 2 अल्फा = मेरा -b, यहाँ से आया एक इक्वेशन। ठीक है, अब देखो, अब एक और चीज़ क्या कर सकता हूँ मैं, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी ले सकता हूँ, यानी कि अल्फा प्लस आयोटा बीटा इंटू अल्फा माइनस आयोटा बीटा, ये कितना होना चाहिए मेरा c/a। तो c कितना मेरा इसमें 45 दी गिवन है और a कितना है मेरा 1। तो यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, ये कितना होना चाहिए इनका प्रोडक्ट 45। तो देखो ये क्या है a + b इंटू a - b, ये कितना हो जाएगा a² माइनस b²। लेकिन b² में माइनस b² में क्या आयोटा स्क्वायर भी आ रहा है, तो आयोटा स्क्वायर कितना होता है -1। तो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं सिंप्लीफाई करके अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कितना आ जाएगा आपका 45। तो आपकी एक इक्वेशन कहाँ से आ गई, यहाँ से एक इक्वेशन आ गई कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कितना आ गई 45। अब देखो एक और कंडीशन दी है, क्या कंडीशन दी है कि z + 1 है मेरा, ये जो दोनों रूट्स हैं वो क्या सेटिस्फाई कर रहे हैं इक्वेशन, वो सेटिस्फाई कर रहे हैं कि z + 1 का जो मॉड हैगा वो मेरा कितना होगा 2√10। तो अगर मैं अल्फा प्लस आयोटा बीटा लेता हूँ, अल्फा प्लस आयोटा बीटा रूट लेता हूँ, तो उसमें क्या लिख सकता हूँ, z को अल्फा प्लस आयोटा बीटा लेता हूँ तो इस इक्वेशन में डालूंगा तो क्या लिख सकता हूँ मैं अल्फा प्लस आयोटा बीटा प्लस 1। ठीक है, तो देखो इसमें ना मैं माइनस वाला भी दोनों साथ में ही लिख देता हूँ। अल्फा प्लस माइनस आयोटा बीटा दो रूट्स है ना मेरे, तो मैं z को क्या लिख सकता हूँ अल्फा प्लस माइनस आयोटा बीटा और +1 ये आ गया। इस चीज का जो मॉड आएगा वो कितना रहेगा मेरा 2√10। ठीक है, तो अभी अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड निकालना है तो हम क्या कर लेते हैं, उसका रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस उसके कॉम्प्लेक्स पार्ट का स्क्वायर का अंडर रूट, है ना। तो इसका रियल पार्ट कितना रहेगा, इसका रियल पार्ट रहेगा अल्फा + 1 का स्क्वायर और इसका जो वो रहेगा इमेजिनरी पार्ट वो कितना रहेगा ± बीटा, तो इसका होल स्क्वायर = आपका क्या है 2√10 का होल स्क्वायर। मैं दोनों साइड स्क्वायर कर दे रहा हूँ इसलिए यहाँ पे 2√10 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको एक्सपेंड करूंगा तो क्या लिख सकता हूँ मैं अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा प्लस 1 और इधर क्या लिख सकता हूँ इसको बीटा स्क्वायर = ये कितना हो जाएगा 2 स्क्वायर 4 × 10 यानी कि 40। ठीक है, अब यहाँ से अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू मुझे पता है कितनी है 45। तो यहाँ पे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को क्या लिख सकता हूँ मैं 45 प्लस ये कितना रहेगा 2 अल्फा प्लस 1 = कितना 40। तो यहाँ से 2 अल्फा को क्या लिख सकता हूँ मैं 40 माइनस ये कितना हो जाएगा 46 यानी कि -6। तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरी -6/2 यानी कि -3।
ठीक है। लेकिन मुझे फाइंड क्या करना था, मुझे फाइंड करना था b का वैल्यू, है ना, मुझे फाइंड करना था b का वैल्यू। तो मैं बोल सकता हूँ b कितना रहेगा मेरा, मुझे पता है कि 2 अल्फा इज इक्वल टू कितना है माइनस b, तो b कितना हो जाएगा मेरा माइनस 2 अल्फा, यानी कि कितना हो जाएगा -2 इंटू -3 यानी कि 6। b का वैल्यू कितना आ जाएगा 6। अभी मुझे क्या करना है, ऑप्शंस चेक करने हैं कि b का वैल्यू 6 डालूंगा तो कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है। फर्स्ट ऑप्शन में जब 6 डालोगे तो ये कितना हो जाएगा 36 माइनस 6, ये नहीं होगा। सेकेंड ऑप्शन में कितना होगा 36 प्लस 6, तो ये 42, ये भी नहीं होगा। थर्ड ऑप्शन में क्या होगा 36 प्लस 6 ये कि 42, ये 72, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। लास्ट ऑप्शन में देखोगे तो बी स्क्वायर कितना होगा 36, बी कितना है 6, तो 36 माइनस 6 30, तो यहाँ पे 30 ही बन रहा है। तो आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट है यहाँ पे, फोर्थ ऑप्शन, क्योंकि यहाँ पे बी स्क्वायर कितना हो गया 36 माइनस बी कितना होगा 6 और ये कितना होगा 30, तो आपका ऑप्शन करेक्ट हो रहा है। तो आपका आंसर कौन सा रहेगा, फोर्थ ऑप्शन। क्लियर है, ओके।